हेलो एवरीवन। कल पहला पार्ट गया था रुधिर का और आज दूसरा पार्ट जाएगा। कल हम बात कर चुके थे रुधिर के बारे में और उसमें हम आपको बताए थे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त का जो मानव में रक्त का परिसंचरण है बंद एवं दोहरा होता है। बंद का तात्पर्य हम बताए थे कि बंद से तात्पर्य है कि रक्त जो है खुले में नहीं बल्कि नलिकाओं में बहता है, जिन्हें हम शिरा या धमनी बोलते हैं। शिराओं को हम बताए थे कि शिरा जो होता है, जो शिरा होती हैं वो रक्त को इकट्ठा करके हृदय में लाती हैं, हार्ट में। और ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो शिराएं इकट्ठा करके हार्ट में लाती हैं वो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, जबकि जो धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है, जो हार्ट पंप करके धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में संचरण करता है, जिसमें ऑक्सीजन मिलने के बाद वो धमनियों के द्वारा जाता है। तो इसके बारे में हम बता चुके थे और ब्लड को हमने दो भागों में बांटा था और बताया था कि इसका ज़्यादातर हिस्सा लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और 45% हिस्सा जो होता है कार्बोसेल्स होती हैं, जिसमें से कार्बोसेल्स में हम बताए थे कि इसमें 3 कार्बोसेल्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्बोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्बोसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं इनको, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक बताए थे प्लेटलेट्स। और दूसरा हम बताए थे प्लाज्मा के बारे में, जो ब्लड का मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा लगभग 55% प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में हम बताए थे कि प्लाज्मा में 55% हिस्सा को अगर 100% मान लिया जाए तो जो पूरा प्लाज्मा होता है 100%, उसमें लगभग 92% 92% जल होता है और बाकी 8% में प्रोटीन, पोषक तत्व ये और तत्व यौगिक तत्व जो हैं वो सब पाए जाते हैं 8% में। जल के बारे में हम बताए थे कि इतना जल है जो 55% प्लाज्मा है, अगर प्लाज्मा में 92% लगभग 90 से 92% जल है तो जल का आखिर कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। तो कल हम बताए थे कि ये जो जल है जो 90 से 92% है, ये जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करता है तथा जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं ये भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करता है। और 8% में हम बताए थे कि 8% में प्रोटीन जैसे कि थ्राम्बिन, प्रोथाम्बिन, एल्बुमिन, ये सब प्रोटीन 8% में आते हैं। पोषक तत्वों में जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, और पोषक तत्वों में हम बताए उसमें तो तत्व और यौगिक में बताए थे कि इसमें CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन और पोटेशियम, ये सब बातें हो चुकी थी। इसके साथ ही हम बताए थे कि जो आरबीसी होती है तो आरबीसी की इनकी संख्या जो होती है ह्यूमन बॉडी में ये प्रति MMQ 45 से 50 लाख प्रति MMQ होती है। आरबीसी रेड ब्लड कार्बोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति MMQ होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 9000 कल हम बता चुके थे। और प्लेटलेट्स बताए थे कि इनकी संख्या 3 लाख प्रति MMQ होती है, ये प्रति MMQ। अगर इनके हम जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल हम बात कर चुके हैं कि 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का लगभग 13 से 15 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है लाइफ टाइम इनका 7 दिन। निर्माण के बारे में हम बात कर रहे थे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है ये अलग अलग स्टेजों में अलग अलग जगह पे होता है। जैसे अगर कोई जाइगोट है, माता के गर्भ में कोई बच्चा है, तो उसका ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो लीवर में होता है। लेकिन अगर ये बोल दे कि बच्चा अगर 6 माह से कम का है या 3 माह से कम का है तो उसमें एक यॉर्क से कोशिका पाई जाती है,
उस कोशिका में, क्योंकि 3 महीने के बेबी में हम कल ही बता चुके हैं आप लोगों को कि उसमें लीवर का निर्माण अभी नहीं हुआ होता है, उसमें एक कोशिका बनी होती है जिसको यॉर्क सेक बोलते हैं। उसी यॉर्क सेक कोशिका में आरबीसी का निर्माण होता है। और जब लीवर का निर्माण हो जाता है, जब बेबी 3-4 महीने से ऊपर का हो जाता है, जब लीवर बन जाता है उसमें, तो लीवर का निर्माण होने के बाद जो ब्लड का निर्माण होता है आरबीसी का, उस लीवर में होने लगता है। और जब 8-9 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके स्प्लीन एक होता है तिल्ली, उसमें, जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं, उस प्लीहा में होने लगता है। लेकिन जब वही बेबी जन्म ले लेता है और एक नन्हा बच्चा बन जाता है, जब से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत तक आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो, जो रेड आरबीएम होता है, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, उसमें होता है। अब इसके बाद हुई निर्माण की। अब इसका निर्माण तो हम बता दिए आरबीएम में होता है, रेड बोन मैरो। और कल हम बताए थे कि आरबीएम किन अस्थियों में पाया जाता है, जैसे खोपड़ी की अस्थि हो गई, फीमर हो गई, जांग की सबसे बड़ी, जो शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर, जो लंबी, जितनी लंबी अस्थियां हैं सब में आरबीएम पाया जाता है। रेड बोन मैरो उसी में पाया जाएगा, छोटी छोटी अस्थियों में नहीं पाया जाता है। तो इस अस्थि का हम कल फिगर बनाए थे कि अगर कोई अस्थि है तो अस्थि के किनारे वाले हिस्से पे आरबीएम पाया जाता है, यहाँ पे, और बीच वाले हिस्से में होता है वाइबियम, पीत अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। और इस पीत अस्थि मज्जा में हम बताए थे कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो इसकी बात कर रहे थे हम आरबीसी की। आरबीसी का निर्माण आरबीएम में होने लगता है। और जब 120 दिन होता है तो जब कोई भी अगर जीवधारी चाहे कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है तो उसका विखंडन भी होगा, उसका नष्ट, वो खत्म भी होगा, मरेगा। तो ये जब मरती हैं तो इनका कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। वही प्लीहा है जहाँ बच्चा अगर माता के गर्भ में 8वें-9वें महीने में होता है तो इस प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है, जन्म ले लेता है, या उसके मृत्यु पर्यंत तक इसी प्लीहा में आरबीसी का विखंडन होता है। मतलब इसी में टूटती है आरबीसी, जाके इसी में टूटती है, इसी स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली, इसी स्प्लीन में जाके आरबीसी टूटती है। इसीलिए हम आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं, किसको? प्लीहा को। आरबीसी में इसका संरचना की बात करें तो इसको द्विअवतल, बाइकॉन्केव दिखाया जाता है, द्विअवतल संरचना होती है, और केंद्रक नहीं पाया जाता इसमें। आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इनमें आरबीसी जो होती है इनमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जैसे ऊंट हो गया, एक और जानवर होता है लामा, इनमें आरबीसी होती है, उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये तो हो गया आरबीसी। और कल हम बताए थे हीमोग्लोबिन के बारे में कि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हिम का अर्थ होता है, हिम क्या है? वर्णक है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो हिम वर्णक के कारण ही हमारे जो आरबीसी का रंग ये लाल होता है, हिम वर्णक के कारण ही। हीमोग्लोबिन मानव या जीव जंतु में ज्यादातर में, अगर कीट वर्ग को छोड़ दिया जाए तो सब में क्या करता है? हीमोग्लोबिन जीव जंतु में यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन, क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन के बिना एटीपी का निर्माण नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। लेकिन कीट वर्ग में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है उसे हीमोसाइनिन बोलते हैं, हीमोसाइनिन। तो वैसे ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी यही एक ब्लड सेल्स है
श्वेत रुधिर कणिका है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, बस इसी में केंद्रक पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका है ब्लड सेल्स जो है, तीनों ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी कोशिका है। देखे होंगे कि हमारा जब त्वचा कटता है तो हल्का सा अगर कटेगा तो इसमें सफेद रंग की संरचना दिखती है, जिसको हम बोलते हैं WBC को, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी का निर्माण होता है इसी में। मतलब रोग अगर कोई अटैक बैक्टीरिया कर रही है हमारी त्वचा पे तो इससे क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, मतलब प्रतिरक्षा। इसको प्रतिरक्षा भी बोलते हैं, प्रतिरक्षा रक्त भी बोलते हैं, प्रतिरक्षक रक्त है। तो इसकी संख्या हम कल बताए थे कि 5000 से 9000 प्रति mmQ होती है। अगर इसकी संख्या 5000 या 9000 के बीच में न होकर इससे ज्यादा हो गई तो इस जिसमें ज्यादा हो गई उस व्यक्ति को हम बताए थे कि ल्यूकेमिया हो जाएगा, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बताए थे कि क्या है, ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर। इसी WBC की जब संख्या बढ़ जाती है शरीर में तो इंसान को ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर हो जाता है। और इसकी जो लाइफ सर्कल होता है, लाइफ सर्कल 13 से 15 दिन होता है, 13 से 15 दिन। WBC को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो होता है इसके कणिका युक्त WBC और एक होता है कणिका विहीन WBC। तो कणिका युक्त, इसमें दानेदार संरचना होती है। कणिका मतलब होता है कण होते हैं। ये WBC की जो संरचना होती है इसमें इसके दो पार्ट में, एक में कण होते हैं छोटे छोटे, खुरदुरा टाइप की होगी वो, तो उसमें आता है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो कणिका विहीन है जिसमें कण नहीं पाए जाते, चिकनी सतह वाला WBC है, उसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। ये आप लोग सोच रहे हैं कि इतना डिटेल बताने की क्या जरूरत है, इससे क्वेश्चन बनता है। यहीं से हम बता रहे क्या क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन देखे होंगे कि नॉर्मली सर्दी जुकाम ज्यादा होने लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं कि एलर्जी हो गई, डॉक्टर के पास जाएंगे तो जैसे दवाई लेके आए, फिर 2-4 दिन सही रहेगा, डस्ट की वजह से एलर्जी हो गई या थोड़ी सी ज्यादा धूल होने लगा तो मतलब एलर्जी हो जाती है। तो होता क्या है, इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। इनकी संख्या 1 से 4% होती है। लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ गई इओसिनोफिल्स की तो ये वातावरण में कोई भी परिवर्तन को बर्दाश्त मनुष्य नहीं कर पाएगा। अगर इनकी संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो जो हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम मतलब सहन नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। जुकाम होगा, नाक बहने लगेगी, हमेशा नाक बहेगी, खांसी होने लगेगा, जुकाम, एकदम परेशान रहेंगे एनी टाइम। कभी भी देखो तो नाक बहते, ज्यादा परेशान फ्लू टाइप हो जाता है, मतलब नाक हमेशा बहती रहेगी। और इसमें सबसे ये चारों जो है बैक्टीरिया भक्षण करती हैं, ये चार, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ये चार एक पूछ देता है कई बार मल्टीपल। देखिए वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल, और उसमें दे देगा जैसे चार हम बता देंगे, चार करती हैं जीवाणुओं का भक्षण और एक इओसिनोफिल्स नहीं करती है। तो अगर ऑप्शन में 3 ये दे दिए, एक ये दे दिया, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इसमें WBC की जो शाखा है जो जीवाणुओं का भक्षण नहीं करती है। तो अगर आपको पता रहेगा इसे भी बताएंगे कि इओसिनोफिल्स जीवाणुओं का भक्षण नहीं करती है। अगर पूछ दे कि कौन सी WBC की कौन सी जो शाखा है जिसकी सबसे अधिक संख्या में अधिक होती है, तो बताएंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है 50 से 70%। न्यूट्रोफिल्स की संख्या 50 से 70%। लेकिन सबसे कम पूछ दे तो बेसोफिल्स हो जाएगा, समथिंग 0.5%। देख रहे हैं हम लिखे हैं 0.5%, लगभग आधे % होती है बेसोफिल्स। और पूछ दे कि सबसे बड़ी जो इसकी लंबाई जिसकी होती है ये होती है मोनोसाइट, और लंबाई में सबसे छोटी जो होती है संरचना। देखिए एक तो कहते हैं कि लोग कि बड़ी, एक कहा जाता है कि बड़ा, एक कहा जाता है लंबा। लंबा और बड़े में अंतर है, मैं बता रहा हूँ क्या उसमें अंतर है। अधिक, कम, लंबा, बड़ा,
इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को। जिसे हम कहते हैं कि बड़ा है, संरचना बड़ा है। अगर हम दो संरचना बना दिए, ये बड़ा है ये छोटा है। अगर लंबे की बात करें तो ये लंबा हो गया और ये छोटा है। तो छोटे में गाइस देखिए ये कॉमन ही दिख रहा है, ये छोटा है ये भी छोटा है। लेकिन जब हम लंबा की बात करेंगे और बड़े की, तो ये समझ जाएंगे कि लेंथ लंबाई की बात कर रहा है, और जब बड़े की बात करेंगे तो समझ जाएंगे उसके आकार की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि इसमें बड़ी संरचना किसकी होती है तो हम बताएंगे मोनोसाइट की। लेकिन सबसे छोटी अगर पूछ दे तो होती है लिम्फोसाइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तो पूछ लेगा कि सबसे संख्या में अधिक न्यूट्रोफिल्स, सबसे संख्या में कम बेसोफिल्स, सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है मोनोसाइट की, और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, देखेंगे लोग कहते हैं, जैसे पहले तो नहीं था लेकिन अब कुछ करीब 40-50 सालों से एक बीमारी आई है एड्स, HIV वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, इसको बोलते हैं वायरस। एड्स, इससे होता है रोग कौन सा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कई लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होता है कि होता क्या है। ये ह्यूमन का अर्थ होता है मानव, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, डिफिशियंसी का होता है कम करना। मानव प्रतिरक्षा को कम करने वाला वायरस उसको क्या बोलते हैं, HIV। मानव प्रतिरक्षा को, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, मानव प्रतिरक्षा को कम, प्रतिरक्षा जो हमारी जो शक्ति होती है लड़ने की रोगों से, उसको कम कर देता है ये वायरस, इसीलिए इसका नाम HIV है। और इसी से के कारण जो रोग होता है AIDS, एड्स, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, उपार्जित का मतलब होता है जैसे जिस चीज को हम खुद उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब हमारे स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया गया है वो एक्वायर्ड, उपार्जित। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब हमारे द्वारा उपार्जित ऐसा रोगों का, सिंड्रोम मतलब होता है समूह, हमारे द्वारा उपार्जित, हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया रोगों का ऐसा समूह जो हमारे द्वारा, खुद के द्वारा ही क्या हुआ उत्पन्न किया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। और होता क्या है गाइस इसमें, जब HIV से लोग कोई भी अगर पीड़ित हो रहा है तो इसी में दिक्कत होती है, जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट, ये बहुत डेप्थ की बात है गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। ये लिम्फोसाइट जो होती है, ये लिम्फोसाइट के दो भाग होते हैं, एक T लिम्फोसाइट होती है और एक D लिम्फोसाइट। जब हम आपको ग्लैंड्स पढ़ाएंगे, ग्लैंड्स ग्रंथियां, तो ग्रंथियों के बारे में सुना होगा आप लोगों ने नाम इसका शायद, थाइमस ग्लैंड होती है और एक बोन मैरो के बारे में आपको बता दिए हैं। तो एक बोन मैरो लिम्फोसाइट है, एक बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है बोन मैरो में निर्मित होती है ये लिम्फोसाइट, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इस लिम्फोसाइट का, तो इसका ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन ये जो थाइमस ग्लैंड से निर्माण होता है जिस लिम्फोसाइट का, ये करती क्या गाइस की एंटीबॉडी बनाती है। ये मानव शरीर में एंटीबॉडी मतलब अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हमारे शरीर पे हो रहा है तो एंटीबॉडी करता क्या है, ये एंटीबॉडी उस रोग से हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और ये एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारे पास ये क्या T लिम्फोसाइट, जिसको हम बोलते हैं थाइमस लिम्फोसाइट। आज जब एड्स HIV का जब अटैक होता है तो ये HIV का अटैक इसी T लिम्फोसाइट पे होता है, और T लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। गाइस जब सोचिए कि जब T लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को आने से रोकता है, अगर वही न रहे तो एक छोटा सा जो जुकाम का वायरस, जुकाम का बैक्टीरिया है, वायरस तो बहुत बड़ी कड़ी हो गई क्योंकि वो मरता नहीं है, वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है वायरस। लेकिन एक बैक्टीरिया भी अगर हमारे शरीर पे अटैक कर रहा है तो इसीलिए यही कारण है कि जब T लिम्फोसाइट नष्ट हो जाता है HIV के कारण, तो हमारे शरीर पे अगर जुकाम भी प्रवेश कर रहा है हमारे शरीर में, जुकाम का बैक्टीरिया भी, तो हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। और यही कारण है कि एड्स कोई एक रोग नहीं है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि एड्स अगर किसी व्यक्ति में HIV का वायरस हो गया
तो उसको HIV एड्स जब तक नहीं कहा जाएगा। HIV का वायरस अगर है तो उसको एड्स से रोग से ग्रसित तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसमें रोगों का एक विकार न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि HIV का वायरस एकाएक अटैक नहीं करता है। धीरे धीरे जब टी लिम्फोसाइट को मार देगा तो रोगों से लोग ग्रसित होने लगते हैं, और जब रोग से ग्रसित हो जाएंगे तो ही उसको बोलेंगे कि ये एड्स का रोगी हो गया है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कल प्लाज्मा की बात कर रहे थे और प्लाज्मा में हम 2 प्रोटीन बताए थे, इसको मिटा देते हैं थोड़ी सी। प्लाज्मा में हम बताए थे 2 प्रोटीन बताए थे, एक प्रोथाम्बिन और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और कल हम बताए थे कि हमारी अगर कोशिका कोई क्षतिग्रस्त हो रही है तो हमारे शरीर से क्या होते हैं, ब्लड निकलने लगता है। मान चलिए कि हमारी वेंस है, कोशिका है, ये कोशिका कह रहे हैं सिरा है, ये सिरा यहाँ ब्लड लग गया, ब्लड लगा और यहाँ से ब्लड निकलने लगा। देखिए रक्त कैसे जमता है, इसको आज हम समझा रहे हैं आपको अच्छी तरह से, होता कैसे है। तो हम पहले बताएंगे हमारे शरीर में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। लेकिन जो कार्बोसेल्स की जो 3 कड़ियां बता रखे हम, उसमें एक प्लेटलेट्स बताए थे, प्लेटलेट्स जिनकी संख्या 3 लाख प्रति mm की होती है, जिसको थ्रोम्बोसाइट, जिसका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट है। तो इस प्लेटलेट्स जब यहाँ से इसमें निकलता है, यहाँ से कटता है, तो इसमें प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है कि प्लेटलेट्स कैल्शियम के साथ मिलके एक थ्रोम्बोसिन, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन होता है इसी में, प्लेटलेट में थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, इसकी उपस्थिति में क्या करता है, प्रोथाम्बिन से क्रिया करता है। प्रोथाम्बिन जो कि दोनों क्या है, एक प्रोटीन है, और जब इससे क्रिया करेगा तो प्रोथाम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। और यह थ्रोम्बिन पुनः क्रिया करेगा किससे, फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिनोजन प्रोटीन से क्रिया करेगा। जब इसी के साथ ये फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है, फाइब्रिनोजन के साथ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलता है तो फाइब्रिन का निर्माण कर देता है। और फाइब्रिन का मतलब होता है जाल, जो एक प्रकार का क्या है, फाइब्रिन क्या है, एक जालिका का निर्माण कर देता है। और ये जालिका गाइस कुछ इस प्रकार होती है, इतनी घनी जाल बना देता है। और जब हमारी आरबीसी के जो कण जब निकलते हैं तो इसी फाइब्रिन में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, और ब्लड का क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और हमारे शरीर से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ये जम जाएगा। लेकिन एक बताए थे कि रोग होता है हीमोफीलिया, और गाइस ये हीमोफीलिया जो रोग है ये आनुवांशिक रोग है, और जितने भी आनुवांशिक रोग हैं इनके वाहक महिलाएं होती है। वाहक महिलाएं मतलब ये रोग फैलाने का कारण महिलाएं होती है, लेकिन ये रोग से महिलाएं ग्रसित नहीं होती हैं। अब सोचिए कि कोई महिला है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, उसी के कारण फैल रहा है, आनुवांशिक रोग है, फैल रहा है उसी कारण, लेकिन उसको खुद नहीं होगा। उसका लड़का होगा तो उसको होगा, लड़की होगी अगर वाई हो गया तो ये ग्रसित हो जाएगा, यक्स होगी तो ये ग्रसित नहीं होगी, लेकिन ये वाहक बनेगी। और जब इसकी दूसरी पीढ़ी में शादी होगी फिर उसका अगर लड़का हुआ तो वो ग्रसित हो जाएगा,
पॉजिटिव होगा, लेकिन लड़की होगी तो वो ग्रसित नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, वाहक होगी। ठीक है, तो आगे जब रोगों की बात करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। और एक चीज जानिएगा, ये जो प्लाज्मा होता है, इसी प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, जब इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम निकाल देते हैं तो वही सीरम बन जाता है। सीरम का नाम सुने होंगे, पीला द्रव होता है। ठीक है, तो जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देंगे प्लाज्मा से, सिर्फ फाइब्रिनोजन प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल देंगे तो वही बन जाएगा क्या, सीरम। ठीक है, देखेंगे एक हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है, तो ब्लड बैंक में जब भी ब्लड रखते हैं उसमें कुछ मात्रा में सोडियम ऑक्जेलेट एक तत्व होता है, केमिकल रसायन होता है, सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट लिख लीजिए इसको, सोडियम ऑक्जेलेट। जब सोडियम ऑक्जेलेट मिला कर रखते हैं उसमें तो ब्लड क्या होता है, वो जमता नहीं है। तो ये भी प्रश्न पूछता है किसके कारण ब्लड नहीं जमता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट के कारण। और किसके कारण ब्लड जमता है, तो ब्लड जमने के कई कारण हैं, प्लेटलेट्स भी है, या प्रोटीन पूछ दे तो फाइब्रिनोजन और थ्राम्बिन या थ्राम्बोप्लास्टिन या प्रोथाम्बिन, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक चैप्टर एक खत्म हो गया। और गाइस इसमें से उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। अगला चैप्टर हम बात करेंगे रुधिर वर्ग, जिसमें से बहुत रट्टा मार रखे हैं आप लोग कि सर्वदाता ओ होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर ये बोल दें कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि ए बी ओ, ए होता है, बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। और बोला जाए कि सर्वदाता कौन सा है, तो फटाक से बताते हैं क्या, वो। और सर्वग्राही तो ए बी, लेकिन ये पूछ दें कि कौन सा होता है सर्वदाता, वो होता है, वो पॉजिटिव होता है कि वो निगेटिव, या सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव होता है कि ए बी निगेटिव होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।